Hello everyone. So today we are going to start with the important subject that is UP Special. UP Special. My name is सत्यम पांडे और आज हम यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे। यूपी स्पेशल जो है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि एक तो ये हमारा यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो जब भी हमारा स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होगा तो जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम होता है उसी स्टेट की जो बेसिक जीके होती है, जो जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूपी स्पेशल हमारे लिए स्पेसिफिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 7 to 11 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज एवरी ईयर वी सी फ्रॉम दिस एरिया फ्रॉम यूपी स्पेशल। 7 to 11 क्वेश्चंस हम हर साल देखते हैं कि यूपी स्पेशल से हमको देखने को मिल जाते हैं। और ये जो 7 से 11 क्वेश्चंस होते हैं, ये कभी 7 भी हो सकते हैं, कभी 10 भी हो सकते हैं, कभी 9 भी हो सकते हैं, बट एवरेज यही रहता है कि यूपी स्पेशल से हर साल यूपीपीएससी कम से कम 7 से 10 या 11 क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको यूपीपीएससी टारगेट करता है, वो भी अपने को पता होने चाहिए, क्योंकि तभी हमारी जो प्रिपरेशन है वो उस डायरेक्शन में हो सकती है जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प कर सके। देखो, कुछ भी पढ़ लेने से हमारे एग्ज़ाम का जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं होने वाला है। हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है और जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर जो यूपी स्पेशल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन यूपीपीएससी हमसे पूछ लेता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि देखो, एक तो हिस्ट्री हो गया। तो हिस्ट्री में क्या है कि यूपी की हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश अपने को थोड़ी बेसिक्स पता होने चाहिए, जहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है या सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन हमारा डेवलप होता है, क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, आप देखोगे कि ज्योग्राफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ से आप देखेंगे कि हर साल आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ज्योग्राफ़ी में अभी हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी में आप देखोगे कि हर साल क्वेश्चंस इकोनॉमी से पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे बेसिकली मोर और लेस यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यूपी के कल्चर से। अब इसमें देखिए होता क्या है, बेसिकली जो यूपी की हिस्ट्री है, यहाँ से कौन सी चीज़ें पूछ ली जाएंगी। यूपी की हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि यूपी में कौन सी प्री हिस्टोरिक साइट है। कोई प्री हिस्टोरिक साइट अगर यहाँ पर होगी तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। प्री हिस्टोरिक से मेरा मतलब है पैलियोलिथिक एज से, पैलियोलिथिक टाइम की अगर कोई भी साइट होगी तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे कि और कौन से क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे महाजनपद का जो पीरियड है ना, महाजनपद का पीरियड, तो यहाँ से क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे महाजनपद के बाद आप देखोगे मौर्यन काल, या फिर मैं कहूँ बुद्धिज़्म। ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस आप देखेंगे। गुप्ता पीरियड हो गया। अब गुप्ता पीरियड में कौन सी एरिया से क्वेश्चन बनते हैं? गुप्ता पीरियड में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली टेम्पल से बनते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे एंशिएंट टेम्पल्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश के बारे में पता होनी चाहिए। कौन सी ऐसी साइट्स हैं, जैसे कि इलाहाबाद के पास बेलन घाट है, बेलन घाटी है, जहाँ पे हमको पैलियोलिथिक टाइम की हमको साइट मिलती है। तो ये हमको इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो हमारी हमको पता होनी चाहिए और जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा जब ज्योग्राफ़ी की बात आती है तो अपने को देखना होगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो ज्योग्राफ़ी में मेनली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ज्योग्राफ़ी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगा इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आता है वो है रिवर्स। अब रिवर्स में जैसे इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जैसे कि गंगा हो गया या फिर यमुना हो गई। यमुना की कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ हो गई, इन दोनों रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज़। इसके अलावा आप देखेंगे कि कौन सी सिटीज़ लोकेटेड हैं इन रिवर्स पे, उससे क्वेश्चन बन सकता है। सिटीज़ के अलावा आप देखेंगे कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इन रिवर्स के किनारे पे लोकेटेड है, जो रिवर बैंक्स पे लोकेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे रिवर से रिलेटेड हो सकते हैं। रिवर की लेंथ पे भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये रिवर जो है यूपी में कितने एरिया तक जाती है। ऐसे यमुना की कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यमुना कौन कौन से स्टेट से, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, कौन सी नदी यमुना में कौन से एरिया में जाके गिरती है।
इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मैं कहूँगा कि इस वाले एरिया से बनते हैं। और आप जब PYQ को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज करेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि यही वो एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमको इन चीज़ों की बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होगी। एक हमारा एरिया है डैम्स, कौन से ऐसे डैम्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आप देखोगे डैम्स के अलावा वाटरफॉल से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे वाटरफॉल के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जहाँ से ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। यूपी की सॉइल कंडीशन कैसी है, यूपी में क्या कोई वाटर यहाँ पर आप देखोगे कोई नेशनल पार्क है अगर, तो फिर उससे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो यूपी में कौन सा नेशनल पार्क है आप लोग बताओगे। यूपी में कोई अगर नेशनल पार्क है तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो यूपी की जो ज्योग्राफी है और एनवायरनमेंट दोनों एक साथ, इन दोनों को कंबाइन करके ही इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो यूपी की ज्योग्राफी में ही कवर हो जाता है। इसके अलावा आप देखोगे वर्ड सेंचुरीज़, ये आप नोट कर लीजिए, इन्हीं एरियाज़ को आपको फोकस करना है। वर्ड सेंचुरीज़ के अलावा आप देखोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये वो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से आप देखोगे कि ज्योग्राफी से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। तो अपने को ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत ही अच्छे से कवर करने हैं। और जिन टॉपिक्स को यहाँ पे बताया जा रहा है, इन टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, स्पेशल फोकस या स्पेशल अटेंशन पे करनी है, ताकि आप जब भी पढ़ रहे हो तो इन्हीं एरियाज़ को फोकस करें और आप कोई भी चीज़ मिस ना करें यहाँ पर। क्योंकि इन क्लासेस के थ्रू जो व्यास IAS ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इन क्लासेस में सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा आपको जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए अपने पास बहुत ही कम समय बचा है और इतने कम समय में आप सिर्फ उसी पर ही फोकस करें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए डायरेक्टली रिलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, बेसिक्स कवर करना होता है, अपनी जानकारी के लिए पढ़ना होता है या बेस बनाने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन वो बेस बनाने का समय अभी नहीं है। अभी जो अपने लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, उन इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को टारगेट करना जहाँ से एक प्रोबेबिलिटी, एक चांसेस हैं कि क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं, उन्हीं एरियाज़ को फोकस यहाँ पर करना होगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे कि यूपी का बजट, अब अगर यूपी स्पेशल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं सेंट्रल बजट हटा दूँ तो यूपी गवर्नमेंट का जो बजट है उसी की ही मैं बात करूँगा। यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट का जो बजट है वहाँ से क्वेश्चन आप देख लोगे, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यूपी गवर्नमेंट का बजट हो गया, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा आप देखोगे स्कीम्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से अलॉटमेंट की, किस मिनिस्ट्री को कितना अलॉटमेंट हुआ है, कितना बजट एलोकेट किया गया है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। वेलफेयर मेजर्स, अगर गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है, कोई नया पोर्टल या कोई इस तरीके की स्कीम चालू की है या कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, तो इन सब एरियाज़ को टारगेट करके यहाँ से इकोनॉमी से क्वेश्चन बनता है। या कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो यूपी की इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, अब ये तो हो गई इकोनॉमी की बात। इसके अलावा करंट अफेयर्स में जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, कोई नए अपॉइंटमेंट्स हो गए, अब इसमें मैं नहीं बताऊंगा, इसमें आप ऐसे ही समझ लो कि करंट अफेयर में क्या होता है कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे कि गवर्नर के पद पे कौन है, या आप कंपैरिजन कर लेंगे, या फिर विधानसभा में कितनी सीट्स हैं, या मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन सकता है कि विधान परिषद दूसरे स्टेट्स के साथ देखा जाएगा कि कौन से स्टेट में कितनी विधानसभा सीट्स हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखेंगे। और करंट अफेयर में जैसे कोई इलेक्शन हुआ है तो उससे रिलेटेड कोई रीसेंट अपडेट्स हैं, कोई गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो ये जब करंट अफेयर की बात होती है तो इसमें सब कुछ कंबाइंड होता है। इसमें इकोनॉमी भी आ जाती है, इसमें ज्योग्राफी भी आ जाती है, इसमें कल्चर भी आ जाता है। अब जैसे अभी महाकुंभ होने वाला है तो महाकुंभ से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो कल्चर से रिलेटेड, अब कल्चर में कौन सी चीज़ें यहाँ पर कवर होती हैं, कल्चर में अपना आ जाता है फोक म्यूजिक, फोक डांस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं हमको देखने को मिल जाएंगे कल्चर में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूपी के कल्चर में आ जाती हैं। कोई इम्पोर्टेंट पेंटिंग हो या कोई इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स हो गई, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गए, पर्टिकुलर पर्सन अगर प्ले करता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे किस में आ जाती हैं, कल्चर में। तो यही सारी चीज़ों को मिला के हमारा क्या बनता है, यूपी स्पेशल। यही इसीलिए यूपी स्पेशल इसको बोला गया है, क्योंकि ये काफ़ी स्पेशल है। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी
कमर कस लेनी है। वो टाइम गया कि जब अपने को मस्ती मारनी थी। दिवाली भी हो गई है, छठ भी हो गई है, टाइम बहुत ही कम है। डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। 7 और 8 दिसंबर को हमारा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। 7 एंड 8 दिसंबर को यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपका एग्ज़ाम या तो 7 को होगा या 8 को होगा। इन 2 दिन एग्ज़ाम होगा और इनमें से एक डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूपीपीएससी 2 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है और फिर इसमें एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी, उसके तहत रिज़ल्ट को आप निकाला जाएगा। तो ये हमारा तरीका यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए, अब थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए यूपी जो है ना, जब हम महाजनपद पढ़ते हैं तो कई ऐसे महाजनपद हैं जो यूपी में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। मेनली जो 16 महाजनपद थे, आपने जो महाजनपद का टाइम पीरियड पढ़ा होगा, तो हम लोग थोड़ा सा यूपी की हिस्ट्री को कवर करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। यूपी की हिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं यहाँ पर। तो हो क्या रहा है कि जो 16 महाजनपद थे, इसमें से 8 महाजनपद कहाँ पर हैं? 8 महाजनपद यहाँ पर हमारे कहाँ पर हमको मिल जाते हैं? यूपी में। 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में लोकेटेड हैं। अब कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये महाजनपद लोकेटेड हैं? देखिए, जो हमारे महाजनपद हैं उनका नाम हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा अपने को पता होनी चाहिए उनकी कैपिटल। इसके अलावा अपने को पता होना चाहिए एक्सपेंशन, कि किन एरियाज़ में ये हमारा एक्सपेंडेड था। तो इस तरीके से हम लोग इसको कवर करते हैं। तो कौन से हमारे महाजनपद हैं? तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कुरु महाजनपद था, है ना, और इसकी राजधानी या इसकी कैपिटल क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इसके अलावा अपने को कौन सा पता होना चाहिए? चेदी महाजनपद है ना, और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? सुक्तिमती। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर केवल वही बताया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। एक हमारा महाजनपद था पांचाल, और पांचाल की जो राजधानी थी वो क्या थी? काम्पिल्य, या फिर काम्पिल्य के अलावा, और काम्पिल्य कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है फर्रुखाबाद में। इसके अलावा अपने लिए और क्या इम्पोर्टेंट है? चौथा महाजनपद हमारा जो यूपी में पड़ता है वो कौन सा है? काशी महाजनपद। इसके अलावा 5वां महाजनपद कौन सा है हमारा? 5वां महाजनपद कौन सा है? मल्ला। तो ये कुछ महाजनपद हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं। और काशी जो है, काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। वाराणसी इसकी राजधानी हुआ करती थी। मल्ला की राजधानी क्या हुआ करती थी? कुशीनगर। कुशीनगर कौन सा प्लेस है? जहाँ पर जो भगवान बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, यहाँ पर ही मल्ल प्रदेश की राजधानी कुशीनगर में। ठीक है, अब इनका एक्सपेंशन थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इंद्रप्रस्थ है, इसका एक्सपेंशन कहाँ पर है? दिल्ली और सराउंडिंग रीजन में। दिल्ली हो गया, मेरठ, दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर, इस वाले रीजन में हमें एक्सपेंशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारा जो सुक्तिमती है, इसका जो एक्सपेंशन है वो कहाँ पर है? बांदा और बुंदेलखंड रीजन में। बांदा और बुंदेलखंड रीजन में हमें इसका एक्सपेंशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा काम्पिल्य, यहाँ पर जो पांचाल महाजनपद है, इसकी राजधानी है काम्पिल्य, और ये कहाँ पर एक्सपेंडेड है? बरेली हो गया हमारा। इसमें हमारा बरेली हो गया। इसके अलावा आप देखोगे कि इसमें और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि बदायूं हो गया, बदायूं हो गया। इसके बाद आप देखोगे फर्रुखाबाद का रीजन हो गया। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर हमारा एक्सपेंशन हमको देखने को मिलता है पांचाल महाजनपद का। जो काशी महाजनपद है वो तो आपको पता ही है कि वाराणसी के पास, वाराणसी के आसपास का जो भी एरिया है वो किससे हमारा आ जाता है? वो किस में कवर हो जाता है? हमारा काशी महाजनपद में। इसके अलावा जो हमारा मल्ल महाजनपद है, मल्ल महाजनपद किसके आसपास में पड़ता है हमको? कुशीनगर और देवरिया के आसपास। कुशीनगर एंड देवरिया के आसपास का जो रीजन है, यहाँ पर हमारा मल्ल महाजनपद हमको देखने को मिलता है। चलिए, इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। इसी तरीके से आप ये हैंड रिटन नोट्स ड्रॉ कर लीजिए। एग्ज़ाम में आपको यहीं से ही क्वेश्चंस मिलेंगे और यहीं से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी।
बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लीजिए। ये जो भी यहाँ पर कवर कराया जा रहा है ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है एग्ज़ाम में। बाद में आके आप थैंक यू बोलोगे व्यास IAS को। तो ऐसा कोई और इंस्टीट्यूट्स अभी इतने प्राइम टाइम पे आपकी कोई नए बैच किसी ने लॉन्च नहीं किए हैं। तो व्यास IAS ने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि एंड मोमेंट पे जो बच्चे अभी तक किसी भी कारण से अगर तैयारी नहीं कर पाए या उनकी जो तैयारी थी उसमें किसी भी तरीके का ब्रेक आ गया है और उनको प्रॉब्लम हो रही है एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन करने में, तो हम लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे हैं कि अंतिम समय में कितनी स्पीड में अपनी प्रिपरेशन को किया जा सकता है और उसके थ्रू हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए ये जो स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली फैक्ट ओरिएंटेड एग्ज़ाम होता है। ज़्यादातर इसमें क्या फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हम इसमें अपना रिवीजन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उतना ही ज़्यादा हमें हेल्प मिल जाएगी किसमें, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। अब देखिए इस एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ेंगे हम, उसमें पढ़ने के लिए हमारे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो भी क्लासेस होंगी, जो भी क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी, सबसे पहले तो आपको क्लास अटेंड करनी है। अटेंड रेगुलरली क्लासेस। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उन नोट्स को रेगुलरली पढ़ेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, नोट्स के बाद आप साथ में ही जो हैंड रिटन नोट्स होंगे उनको रिवाइज़ करेंगे एक बार। और साथ ही आपको क्या करना है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए है। जो एक सब्जेक्ट आपने एक दिन में पढ़ा है उसको आप कवर करेंगे, ठीक है, 2 या 3 घंटे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप लगाएंगे मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट कहाँ से लेंगे आप, मॉक टेस्ट भी हमारे व्यास IAS से टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ एक्सक्लूसिवली UP PCS के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बिल्कुल बनाए गए हैं। उन्हीं को ही फोकस करके आपको ये टेस्ट सीरीज़ देनी है। और टेस्ट सीरीज़ को देने के बाद आप क्या करेंगे, इसको एनालाइज़ करेंगे कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो, किन क्वेश्चंस में आप गलती कर रहे हो। और ये एनालिसिस जो होगा वो भी कुछ टाइम लेगा। तो ये एनालिसिस करने के बाद आप अपनी मिस्टेक्स पे काम करेंगे, वर्क अपॉन मिस्टेक्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप एक काम और करेंगे, करेंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है, कम से कम 1 घंटा, एटलीस्ट 1 आवर आपको किस पे देना है, करेंट अफेयर को। दिस शुड बी योर शेड्यूल। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप थोड़ा सा CSAT प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी मैथ्स रीजनिंग वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट जिसको आप रिवाइज़ करना चाहें रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल होना चाहिए इस प्राइम टाइम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए। जो भी आप काम कर रहे हो सबको भी रोक दो और थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ एग्ज़ाम की तरफ, और जिससे फिर आपका एग्ज़ाम एक बार अगर आपका प्री क्लियर हो गया तो फिर आपके पास टाइम होगा, आसानी से आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत वरदान साबित होने वाली हैं और इन क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करेंगे और कोई भी चीज़ यहाँ से मिस नहीं करेंगे, ठीक है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हर बच्चा जो भी व्यास IAS से जुड़ रहा है वो इस बार का प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा ही करेगा, यही हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देखे महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में लाई करते हैं। देखिए ये तो हो गई महाजनपद की बात। इसके अलावा आपको पता होगा कि जैसे जो UP की हिस्ट्री है उसमें आप देखोगे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो तो UP में नहीं हुआ था, लेकिन गौतम बुद्ध ने बोध गया में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की है। उसके बाद जो उन्होंने फर्स्ट सरमन उनका जो हुआ था, फर्स्ट सरमन हुआ था या इसको कहें उपदेश जो हुआ था गौतम बुद्ध का, वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो ये अपने को पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने फर्स्ट सरमन कहाँ पर दिया था अपना, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पर, सारनाथ वाराणसी में। तो ये अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा और अपने को कुछ चीज़ें हैं जो अपने को पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध ने अपना काफ़ी टाइम कहाँ पर स्पेंड किया, श्रावस्ती में, ठीक है। और इनकी माता थी, गौतम बुद्ध की मदर जो थी महामाया, ठीक है। तो इनको भी इन्होंने क्या किया, उपदेश दिया था। और इनको इन्होंने मदर को कहाँ पर इन्होंने उपदेश दिया था, इनको उपदेश दिया था संकिसा नामक एक जगह है, संकिसा नामक जगह है कहाँ पर, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में।
तो यहाँ पर इन्होंने अपनी माता को उपदेश दिया था, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा गौतम बुद्ध ने अपनी जो अंतिम सांसें ली थी वो कहाँ पर ली थी? कुशीनगर में। इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। इस इवेंट को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। कहाँ पर हुआ? तो लास्ट ब्रेथ इन्होंने कहाँ पर ली है? कुशीनगर में। तो ये अपने को पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होगा, ये तो हो गई गौतम बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें, ये आप याद कर लीजिए। इसके बाद आपको पता होगा कि जो मौर्यन एम्पायर थी उसका एक्सपेंशन भी कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश वाले रीजन में था। और मौर्यन एम्पायर के अलावा जो गुप्ता एम्पायर थी उसका एक्सपेंशन भी हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाता है। तो बेसिक्स और हिस्ट्री से ही स्टार्ट किया है हमने। उत्तर प्रदेश की जो कुछ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपने को पता होनी चाहिए, इसीलिए ही मैंने हिस्ट्री को ही पहले पिक किया है कि हिस्ट्री अपने को पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे गुप्ता टाइम पीरियड में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने को पता हो। भीतर गांव नामक एक जगह है, यहाँ पर भीतर गांव नामक एक जगह है। कहाँ पर है ये? कानपुर के पास में है। यहाँ से अपने को मिलता है गुप्ता टाइम का एक पीरियड, गुप्ता टाइम का यहाँ पर एक टेम्पल अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, जिस टेम्पल को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अपने को एक टेम्पल देखने को मिलता है भीतर गांव नामक जगह में। और इस टेम्पल को हम क्या बोलते हैं? दशावतार टेम्पल। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि दशावतार टेम्पल भीतरगांव नामक जगह कानपुर से मिलता है। इसके बाद अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? 600 ईसा पूर्व में, 606 ईस्वी में, यहाँ पर 606 AD में वर्धन डायनेस्टी के जो रूलर हैं हर्षवर्धन क्या करते हैं? कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाते हैं। और कन्नौज कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। तो पहली बार कन्नौज को कैपिटल किसने बनाया? हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी डायनेस्टी थी जो उत्तर प्रदेश से रूल कर रही थी कन्नौज वाले रीजन से? वर्धन डायनेस्टी थी। तो ये अपना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब हर्षवर्धन के टाइम पर ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चाइनीज़ ट्रेवलर इंडिया में आते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर चाइनीज़ ट्रेवलर इनके टाइम पर आते हैं, हर्षवर्धन के टाइम पर। और उनका नाम क्या था? हेन सांग यहाँ पर चाइना से आते हैं और हर्षवर्धन के टाइम पर ये इंडिया में ट्रेवल करते हैं। और बाद में जाकर ये क्या करते हैं? हेन सांग क्या करते हैं? ये जाकर चाइना में एक बुक लिखते हैं। और ये बुक का नाम क्या था? ये भी अपने को पता होना चाहिए। बुक का नाम था CU की नामक बुक लिखते हैं ये। ठीक है, और इसी किताब में ये बताते हैं यूपी के बारे में या फिर इंडिया के बारे में। जहाँ कहीं भी ये ट्रैवल करते हैं उस एरिया के बारे में ये इस बुक में लिखते हैं जाकर। तो ये ट्रैवलर थे, बेसिकली बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ने आए थे इंडिया में। और पढ़ते पढ़ते या घूमते घूमते इन्होंने इंडिया में जो कुछ भी ऑब्जर्व किया उसके बारे में ये आगे चलकर अपनी बुक में उसका वर्णन करते हैं। अब देखो एक ट्रिक है, क्वेश्चन आता है कि कौन सा चाइनीज़ ट्रेवलर हर्षवर्धन के टाइम पर इंडिया में आया था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं? ऐसे हैंडल करते हैं कि H से हर्षवर्धन और H से हेन सांग। तो H और H का आप ध्यान रखेंगे कि अगर ऑप्शन में H दिख जाए दोनों नाम में तो फिर आप चाइनीज़ ट्रेवलर हेन सांग को सही आंसर टिक कर देना, है ना। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि हेन सांग किस रूलर के टाइम पीरियड में इंडिया में आए थे, तो फिर आप हर्षवर्धन पे टिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। इस तरीके से अपन इस आंसर को हैंडल करने वाले हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हो गई बेसिक सी बात कि चलो हर्षवर्धन के बारे में देख लिया, कन्नौज के बारे में पता चल गया थोड़ा सा अपने को। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। इसके अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना, वो आप जब बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको ऑलरेडी कवर करा दी जाएंगी। जैसे 1857 की क्रांति में कौन कौन सी साइट्स थी, लोकेशंस थी, वो कवर करा दी जाएंगी। या मिडिवल इंडिया में जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो अपन लोग वो चीज़ें देखेंगे यहाँ पर जो अपने को यूपी स्पेसिफिकली जो आप दूसरे सब्जेक्ट में नहीं पढ़ते हो और जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कौन सी चीज़ें हैं? जैसे
फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था, ये अपने को पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा अपने को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश के कुछ सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं, प्रदेश के नाम, जैसे नाम हो गया, उसके अलावा प्रदेश के कुछ चिन्ह हैं जो अपने को पता होने चाहिए। स्टेट एनिमल पता होना चाहिए, स्टेट बर्ड पता होनी चाहिए। इसके अलावा अपने को पता होना चाहिए स्टेट ट्री, इसके अलावा स्टेट फ्लावर, इसके अलावा हम देखेंगे स्टेट स्पोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने को यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो फॉर्मेशन कब हुआ था उत्तर प्रदेश का, ये अपन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950। ये डेट याद कर लो, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। स्टेट एनिमल अपने को पता होना चाहिए। चांसेस आर लेस कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यू शुड नो द नेम ऑफ योर स्टेट एनिमल। सो स्वैम्प डियर यहाँ पर जो बारहसिंगा है वो उत्तर प्रदेश का क्या है, बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु यहाँ पर है। तो ये आपको इसका नाम पता होना चाहिए, बारहसिंगा का। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर स्टेट बर्ड भी अपने को पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय पशु है तो कोई राष्ट्रीय पक्षी भी होगा। तो क्रेन जो है ना, क्रेन जिसको हिंदी में बोलते हैं सारस, तो सारस क्या है, सारस यूपी का राजकीय पक्षी है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टेट ट्री है वो है हमारा पलास। तो स्टेट फ्लावर इज़ पलास एंड स्टेट ट्री इज़ अशोक। तो स्टेट ट्री अपने को पता होना चाहिए, स्टेट ट्री इज़ अशोका ट्री। तो अशोक के वृक्ष जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इसके बाद जो फूल है, पलास का फूल, इसको हिंदी में एक टेंसू नाम से भी जानते हैं, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। स्टेट स्पोर्ट क्या है, हॉकी। तो हॉकी इज़ द स्टेट स्पोर्ट। देखिए ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो यूपी के बारे में। अब आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास स्टार्ट हो गई है। अभी तक हमने थोड़ा सा हिस्ट्री को टच किया यूपी की, और वो इंडिया की हिस्ट्री के साथ कंबाइन होती है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लिए ही हैं, और आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो यूपी स्पेशल वाला पार्ट है ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है, और हम लोगों को ये जो लो हैंगिंग फ्रूट मिल रहा है ये किसी भी तरीके से मिस नहीं करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इस एरिया के सही होने चाहिए। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 8 या 7 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, और कोशिश होनी चाहिए कि 10 के 10 क्वेश्चन सही हों। लेकिन फिर भी हमारी जो कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर सही करें। इसके अलावा आप देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम यूपी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यूपी के राज्य के प्रमुख नृत्य कौन से हैं, फोक डांस वगैरह हो गए, है ना, तो इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स कौन से हैं, ये सब भी अपन देखेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारियाँ पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में अपन देख लेते हैं कि एरिया वाइज उत्तर प्रदेश किस नंबर पे आता है। एरिया वाइज यूपी इज़ 4th लार्जेस्ट स्टेट। एरिया वाइज यूपी इज़ 4th लार्जेस्ट स्टेट। और 4th लार्जेस्ट स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है ये भी अपने को पता होना चाहिए। पहले नंबर पे कौन सा है, राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन सा है हमारा, एमपी। और उससे तीसरे नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र। तो ये 3 हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं। और 4th नंबर पे यहाँ पर हमारा कौन सा आता है, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो एरिया वाइज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखेंगे इस राज्य को, तो फिर ये कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट। पॉपुलेशन वाइज ये फर्स्ट नंबर पे आता है विद 20 करोड़ पॉपुलेशन अप्रॉक्स। 20 करोड़ अप्रॉक्स पॉपुलेशन है, जो कि 2011 का सेंसस बोलता है कि 19 करोड़ समथिंग पॉपुलेशन है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़। तो एरिया के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है, लेकिन आबादी के मामले में पहले नंबर पर है, ये अपने को पता होना चाहिए। सेक्स रेशियो अपने को यूपी का पता होना चाहिए। सेक्स रेशियो की बात होती है तो 912, 1000 में से 912 यहाँ पर फीमेल हमको देखने को मिल जाएंगी सेक्स रेशियो में। उत्तर प्रदेश इस तरीके से है। इसके अलावा हम लिटरेसी रेट को देखेंगे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है,
67%, 67.7%, दिस इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश, इसके अलावा आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मेल पॉपुलेशन है वो दैट इज़ मोर लिटरेट। मेल पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट कितना है? 77.3%। मेल पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट कितना है? 77.3%। फीमेल पॉपुलेशन में कितना है? यही लिटरेसी रेट घट के कितना हो जाता है? 57.2%। 57.2% ये फीमेल में है और 77.3%। तो यहीं से ही आप देख सकते हैं कि एक एजुकेशनल गैप है बिटवीन द मेल एंड फीमेल। महिलाओं को उस तरीके की सुविधाएं, कह सकते हैं कि उस तरीके की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाई, या क्या रीज़न रहा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो पढ़ाई में जिनको उतनी सुविधाएं नहीं मिली या उतनी ज़्यादा उनको पढ़ाई का एक्सपोजर नहीं मिला और वो नहीं उतना ज़्यादा पढ़ पाई। और पॉपुलेशन वाइज भी जो मेल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पढ़ रही है, या जो संख्या है मेल की पढ़े लिखे लोगों में वो ज़्यादा है और फीमेल की संख्या भी कम है। हालांकि इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, अभी बहुत आगे इस दिशा में काम करना अभी बाकी है। तो ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए ये सारी चीज़ें, इसको स्टॉप करके इस वीडियो को, और ये अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए ताकि ये आपको याद हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। हर साल 1-2 क्वेश्चंस इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद जो हम करेंगे ना, इसके बाद हम देखेंगे यूपी में यूपी के बॉर्डरिंग स्टेट्स होंगे, और बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके साथ बॉर्डर टच हो रहा है, कौन से स्टेट्स हैं और उनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके साथ उन स्टेट्स की बाउंड्री टच हो रही हैं। तो टोटल कितने स्टेट्स हैं? 9, मैं कहूँगा 8+1, यहाँ पर 8 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, जिसको मिलाकर ये टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 9 ऐसे स्टेट हैं जो कि क्या है, उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो इसके आगे का जो पार्ट होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में जो भी फैक्ट्स आपको बताए गए हैं उनको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उसको 2-3 बार रिवाइज़ कीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपने याद कर लिया तो फिर आपको उसको बार बार उसकी यूपी की जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाएगी कि यूपी स्पेशल से आपकी जो प्रिपरेशन वीक रह रही थी वो कमज़ोरी भी आपकी दूर हो जाएगी और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो पाएंगे। तो ठीक है, यहीं तक ही रखते हैं इस लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी। ओके।